हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो फिर से मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर बात करेंगे भारतीय सेना से रिलेटेड। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे। आपको पता है कि अभी अग्निवीर के तहत ही भर्तियाँ चल रही है लगातार। और यहाँ पर इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती। अब नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती होती क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कितनी सीट है, कितना एज मांगा गया है और क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, किस टाइप की भर्ती है, कितना दौड़ है, ए टू जेड की जानकारी पूरे वीडियो में दूंगा। और इससे बढ़िया वीडियो अगर कोई बना दे या बता दे तो आप जो बोलिए सो। वीडियो एक बार आप देखिए अच्छी तरीके से, आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के तुरंत बाद मेरा एक और वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि ये भर्ती है ऑफलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने का वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको दिया जाता है। तो वो वीडियो आपको जरूर मैं दिखाऊंगा, ए टू जेड उसमें जानकारियाँ रहेंगी, कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगाना है, ए टू जेड। अभी सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की तरफ से अग्निवीर वायु की भर्ती हो रही है। जो भर्ती होगी उनको अग्निवीर कहा जाता है। तो अब वायुसेना में भर्ती हो रही है तो उनको वायुसेना कहा जाता है। अग्निवीर वायु, जैसे आर्मी की होती तो अग्निवीर आर्मी वगैरह हो गया, और इस तरीके से अपना अपना नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर नॉन कॉम्बेटेंट की भर्ती है। नॉन कॉम्बेटेंट का मतलब देखिए होता क्या है कि गैर लड़ाके, वैसे लड़के जिनकी भर्ती होगी जिनको युद्ध से मतलब नहीं होगा, उनको हथियार वगैरह नहीं चलाना है। अब उनको काम क्या करना है वो चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, नॉन कॉम्बेटेंट गैर लड़ाके की भर्ती, बस इतना जान लीजिए कि इसमें आपको गोला बारूद, बम, गोली वगैरह ये सब नहीं चलाना है, ना सिखाया जाएगा। 4 साल की भर्ती है, बेसिकली 4 साल, 4 इयर्स। आपको पता है कि अग्निवीर के तहत 4 साल की भर्ती हो रही है। उसके बाद सीट की बात करेंगे तो सीट देखिए यहाँ पर पूरा बताया नहीं गया कितने पद पे ये भर्ती निकल करके आई है, लेकिन मेरे हिसाब से सीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे पहली भर्ती हो रही है जो कि नॉन कॉम्बेटेंट पद पर हो रही है वायुसेना में। तो सीट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अग्निवीर के तहत भर्तियां चल रही हैं और कंप्लीट होने वाली है। तो इन लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके ये भर्ती निकाली गई है। और इसमें जो एज मांगा गया है 31 दिसंबर 1999 से लेकर के 30 जून 2005 के बीच में एज होना चाहिए। वही सेम है 17.5 से 23 साल। इसमें 2 साल अब छूट नहीं दिया गया है। तो 31 दिसंबर 1999 से लेकर के 30 जून 2005 के बीच में अगर आपका जन्म तिथि आता है, ये दोनों डेट भी है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एजुकेशन देखिए, एकदम मिनिमम एजुकेशन मांगा गया है, क्लास 10th पास आउट किसी भी बोर्ड से, CBSE, ICSE, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ऑल बोर्ड यहाँ पर चल जाएगा, सभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भारतीय सेना की भर्ती है। तो इसमें किसी बोर्ड का कोई ये वो नहीं है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो भी लाइन बाय लाइन में आपको बताते जा रहा हूँ, शारीरिक माप। देखिए यहाँ पर भी हाइट वगैरह मांगा गया है, चेस्ट वगैरह भी मांगा गया है। तो यहाँ हाइट की बात करेंगे, देखिए हाइट की बात करेंगे तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है लड़कों के लिए। और ये केवल लड़कों के लिए ही भर्ती है, क्योंकि इसमें आप समझ रहे हैं लड़ाकों की भर्ती है, लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती हैं, केवल लड़के ही भरेंगे। तो उनकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर कम से कम, मिनिमम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इतना तो होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर किसी अदर फॉर्म की तैयारी कीजिए जी जान से। चेस्ट की बात करेंगे तो देखिए, चेस्ट आपका कितना भी हो, कम से कम 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव होना चाहिए। जब आपको बोले कि एक्सपेंड करो फुलाव, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। अब जैसे आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट है तो 5 फुलाइएगा तो 85 हो जाएगा। तो इतना आपका फुलाव होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपके चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना से आपको एक जानकारी निकल गई होगी कि आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब आगे फैक्ट तरीके पे बात करते हैं, किस किस पद पे भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए जॉब टाइप, यहाँ पर मैंने आपको बनाया हुआ हर टाइप का मैंने एक कॉलम बना दिया है। तो देखिए बेसिकली 2 तरीके का जॉब निकला हुआ, एक हॉस्पिटैलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है हाउस कीपिंग। ये 2 टाइप का पद है, हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग। अब हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा वो समझिएगा। कुक का काम है, मेस का काम है, और इसका वाटर वाला काम है, किचन मैनेजमेंट करना है। उसके बाद क्रोकरी का जो भी सामान होता है वो चीज़ आपको हैंडल करना है, रेफ्रिजरेशन से जुड़ा हुआ जो भी काम है। अब अगर हिंदी में बात करें, खाना बनाने आना चाहिए,
किस खाने में कितना विटामिन, प्रोटीन, ये मिनरल्स वगैरह है वो आपको आना चाहिए। सामानों को व्यवस्थित किचन में कैसे रखना है वो आना चाहिए। सामानों को कैसे रेफ्रिजरेट करे, ठंडा करे, कितना टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए, ये सब चीज़ें आपको आने चाहिए। और प्लस खाना, किसी को खाना परोसना है, देना है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। तो ये आपका हॉस्पिटलिटी में आ जाती है, ठीक है, और जिसमें लोगों को हम सेवाएं दे रहे हैं, यही मेन काम है, इसी पद पर आपकी भर्ती हो रही है। दूसरा है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में देखिए बहुत सारा पद होता है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है सफाई वाला। सफाई वाला मतलब टॉयलेट वगैरह का क्लीननेस है, ये सब साफ सफाई आपको करना। देखिए यहाँ पर हंसने वाली बात नहीं है, जो पद है वो पद है, और अगर इस पद पे भी आप भर्ती हो रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक गौरव की बात होती है कि आप देश सेवा में आ रहे हैं। तो सफाई वाला की भर्ती है। मोची की भर्ती है। मोची का काम आप सभी जानते हैं, जूता वगैरह की सिलाई वगैरह, स्टिचिंग वगैरह करना। धोबी की भर्ती है, जिसमें कपड़ों की साफ सफाई, आयरन करना, उसको धोना, कौन से कपड़े में कौन सा डिटर्जेंट लगेगा, ये सब चीज़ें उनको आना चाहिए। नाई की दाढ़ी वगैरह बनाना, बाल कटिंग वगैरह करना, ये सब उनका काम है। दर्जी की स्टिचिंग वगैरह, सीना, कपड़े को तैयार करना, ये सब चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। एक है दरवान की, जो आप समझ ही रहे हैं, दरवान से सभी परिचित है। ऑफिसर वगैरह का घर में दरवान वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों का भी है। माली की भर्ती है, पेड़ पौधों को देखना, नर्सरी में जो भी काम है, पेड़ पौधों को पानी पिलाना, देना, ये सब करना है, और बहुत सारे इसमें पद हैं। तो इस टाइप की 2 तरीके की भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है। पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा A to Z कि हाँ किस टाइप की भर्ती है, कितना कितना एज मांगा गया है, और कौन कौन लोग आवेदन करते हैं, कर सकते हैं, और आप एलिजिबल है नहीं है, वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो अब इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। ये वाला जो स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ, ये एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। और अगर इतना आपका है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए भर्ती प्रक्रिया में सिंपल से बताया गया है कि आपका कुछ स्टेज होगा, कुछ स्टेजों में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लिखित एग्जाम है, रिटन आपका जो होगा ना वो लिखित एग्जाम होगा, जिसमें आपका 20 नंबर का एग्जाम होगा। रिटन में 20 नंबर का एग्जाम होगा एक ठो, और एक एग्जाम होगा आपका स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब आप जिस पद के लिए आवेदन करेंगे उससे जुड़ा हुआ सवाल आपका रहेगा। तो अब जैसे आप रिटन में, ये सभी के लिए सामान्य रहेगा, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे आप हॉस्पिटलिटी में जाइए, चाहे हाउस कीपिंग में जाइए, ये सबके लिए समान है। इसमें सभी को एक समान क्वेश्चन दिया जाएगा 20 नंबर का। अब वो क्वेश्चन होगा सामान्य अंग्रेजी से, जिसको हम लोग जनरली इंग्लिश बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन, नॉर्मल बात करना, ये सब जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी में 10 नंबर का वो हो जाएगा, और 10 नंबर का जीके सामान्य ज्ञान से 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर का ये सबको कॉमन क्वेश्चन रहेगा, किसी भी पोस्ट में, किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई कीजिएगा, ये सबको एक ही मिलेगा। या उसके बाद यहाँ पर जो देखिएगा ना स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, ये आपका 30 नंबर का होने वाला है। ये आपका जो डिपेंड करेगा, अब इसमें आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, मान लीजिए आपने दर्जी के लिए आवेदन किया, तो दर्जी से रिलेटेड आपका यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल बात करेंगे तो 20 नंबर इधर हो गया और 30 नंबर इधर हो गया, 50 नंबर का टोटल आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और, आपका ये 50 नंबर का एग्जाम होगा ना, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए 20 नंबर का आपका ये रिटन हो गया, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, तो कम से कम 50 का 50%, तो कम से कम 10 नंबर आपको इसमें लाना पड़ेगा पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। और यही जैसे स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, 30 नंबर का ये होगा, तो इसमें भी 50% आपको लाना होगा, तो कम से कम 15 नंबर इसमें आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो 15 इधर लाइए और 10 इधर लाइए, कम से कम आपको चाहिए, दोनों में पास होना है। ये नहीं कि आप टोटल जोड़ लिए 30 और 20 50, 50 का 50%, 25 नंबर हम लेकर के आए तो हम पास हो गए, वैसा नहीं है। आपको दोनों में पास भी होना पड़ेगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, इसमें फेल होते हैं तो बाहर हो जाएंगे, इसमें फेल हो जाते हैं, इसमें पास हो जाते हैं तो भी बाहर हो जाएंगे। तो दोनों को मिला करके लाना पड़ेगा। एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया 50 नंबर का। उसके बाद बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका शारीरिक माप वगैरह, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, हाइट, चेस्ट, ये सब नापा जोखा जाएगा, वजन तौला जाएगा, कितना वजन है, तो वजन आपका हाइट और एज के अनुसार आपका वजन भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके वहाँ होगी। उसके बाद मेडिकल जो होता है, आपको सभी को पता है कि मेडिकल में आपके पूरे बॉडी का हर एक अंग की जाँच की जाती है।
तो वो आपका मेडिकल हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया कि पास 50% होना चाहिए, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में पास होना चाहिए। अब फिजिकल वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दौड़ भी रखी गई है। दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और दौड़ जो है वो आपका 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लेना है। मतलब 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर इतना दौड़ने का क्षमता रखते हैं तभी इस फॉर्म को ऑफलाइन भरिएगा और मेरा आने वाला दूसरा वीडियो देखिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी बंद कर दीजिए अगर आपके पास ये दौड़ की काबिलियत नहीं है। ये फैक्ट है एकदम। उसके बाद अगर आप दौड़ निकाल लिए तो दौड़ निकालने के बाद तुरंत आपका 10 मिनट 5 मिनट कितना कितना गैप देगा वो भी हम आपको बता देते हैं। दौड़ कंप्लीट कर लिए, पास कर लिए, तो आपको 10 पुशअप करवाया जाएगा। दौड़ का ठीक 10 मिनट बाद, अगर जैसे दौड़ 12:05 में कंप्लीट किए, दोपहर का 12:05 में आपका दौड़ हो गया, 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाएगा और 12:15 में आपका 10 पुशअप चालू हो जाएगा। 1 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 मिनट में 10 पुशअप आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आप पुशअप को पास कर लिए, पुशअप पास हो गया आपका, अब फिर हम लोग आएंगे 10 सीटअप में। 10 सीटअप कब होगा? जैसे ही आपका पुशअप कंप्लीट होगा ना, उसके ठीक 2 मिनट के बाद, ये पुशअप आपने पास किया, इसके 2 मिनट के बाद आपको रेस्ट देगा कि 2 मिनट का रेस्ट कीजिए। उसके बाद 10 सीटअप हमको मार करके दिखाइए, 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट में आपको 10 सीटअप पूरा कर लेना है। नहीं किए यहाँ से बाहर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 10 सीटअप आप पूरा कर लिए तो फिर से आपको 2 मिनट का गैप मिलेगा। ठीक, मतलब 12:15 में आपने दौड़ कंप्लीट किया, 10 मिनट का आपको रेस्ट मिला, तो समझ लीजिए 12:15 और 10 12:25 हो गया। 12:25 में आपने पुशअप कंप्लीट किया, 12:25 के ठीक 2 मिनट के बाद आपको 12:27 में आपने 10 सीटअप लिया, 1 मिनट का समय मिला, 12:28 हो गया। 12:28 फिर 2 मिनट का ठीक आपको गैप मिलेगा 12:30। ठीक है, तो 12:30 में आपको 20 स्क्वाट्स कंप्लीट कर लेना। 2-2 मिनट का गैप मिलेगा हर एक चीज़ के बाद। यहाँ पर देख लीजिए, तो 20 स्क्वाट आपको 1 मिनट में पूरा कर लेना। अगर आप 20 स्क्वाट 12:30 में पूरा करते हैं, मेरी टाइमिंग थे हम आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपको सुबह से ही करवाया जाए, तो 12:30 मतलब आधा 1 घंटा में पूरा खेला समाप्त। समझ गए? आधा 1 घंटा में पूरा खेला समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपका रिटर्न इधर हो जाएगा। रिटर्न आपको पास कर लेना है, 20 नंबर और 30-50 नंबर का रिटर्न हो जाएगा। पास कर लिए, बम बम है। अग्निवीर में 4 साल की नौकरी पाइएगा, 30,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट हो जाएगी और हर साल इंक्रीमेंट है। 3,000 साल पे इंक्रीमेंट है, 3,000 है, फिर शायद अगला साल फिर बढ़ जाएगा 3,000। इस तरीके से 4 साल का मस्त जॉब कीजिएगा और 10 लाख जॉब में कमाइएगा कि 11 लाख आपको वो भी मिलेगा रिटायरमेंट के बाद भी, सेवानिधि, तो टोटल 20-22 लाख रुपया आपको यहाँ पर अच्छा खासा एक मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद आपका अग्निवीर का एक स्किल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अगर 4 साल कंप्लीट करते हैं तो अग्निवीर का एक स्किल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने घर और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और दोबारा फिर भर्ती करेगी। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए और उसको ले करके अभी बैठ जाइए अपने पास में, इसलिए कि अगला वीडियो मेरा बहुत जल्द आने वाला है। तो फॉर्म भरने में ये सब जरूरत लगेगा। स्लेट वाला फोटो छाती पे से पकड़ करके स्लेट, उसमें अपना नाम और फोटो खिंचाने का डेट 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो कोशिश कीजिए सितंबर का डेट डलवा लीजिए, अक्टूबर का डलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो डेट डलवाने वाला फोटो कम से कम 8-10 तो खिंचवा लीजिए। हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो इसका जुगाड़ लगा लीजिए। स्कूल वाला हो, पंचायत वाला हो, किसी गजेटेड ऑफिसर से हो, मुखिया का हो, किसी से भी हो, लिखवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब जुगाड़ करके आइए अगले वीडियो में फॉर्म भरने का A to Z बताएंगे। हाँ, लिफाफा वगैरह भी जुगाड़ करके रखिए और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।